नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। पूर्वांचल को रफ्तार देने के लिए 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हुआ था। 2021 में यह बनकर तैयार हुआ और कुछ महीने पहले इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में किया था और इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इसी के साथ ही इस बात का भी दावा किया गया कि 1 अप्रैल 2022 से परिवहन निगम एक्सप्रेसवे के जरिए आजमगढ़ से लखनऊ या अन्य शहरों के लिए बसों का संचालन शुरू कर रहा है। जब हमें इस बात की जानकारी चाहिए कि कितनी बसें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए चलाई जाएंगी और इसका फायदा आम लोगों को कितना होगा, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। परिवहन निगम के अधिकारियों को अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए बसों का संचालन कब से शुरू होगा। उनका कहना है कि इसके लिए कोई निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर डिपो के एआरएम गौतम कुमार ने कहा कि अभी मुख्यालय की ओर से कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए बसों का संचालन शुरू कब से होगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए बसों का संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी, हम बसों का संचालन शुरू करेंगे। और इस बात को लेकर यात्रियों में भी उत्साह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए अपनी यात्राओं को पूरी कर सकें। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अभी टोल शुरू नहीं किया गया है, इसलिए आजमगढ़ से लखनऊ तक का किराया भी निर्धारित नहीं किया गया है। टोल चालू होने के बाद किराए का निर्धारण किया जाएगा। बताया कि अभी आजमगढ़ से लखनऊ सामान्य बस से जाने पर 7 से 8 घंटे का समय लगता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बसों का संचालन होने पर 2.5 से 3 घंटे का समय कम हो जाएगा। मेरी जानकारी है कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही जो है हम लोग उस पर संचालन प्रारंभ करेंगे। हम लोग भी इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो है पब्लिक को इसकी सुविधा मिले और यात्रा सुगम हो जाए, समय की भी बचत उससे होगी पब्लिक की, और एक जो है पूर्वांचल पे चलने का पब्लिक का एक नया अट्रैक्शन जो है वो भी जो है उन लोगों को उसका अनुभूति मिलेगा और ये सुखद अनुभव रहेगा। हम लोग भी प्रतीक्षा में हैं। गाड़ियां जो हमारी इस समय लखनऊ सेवा पे संचालित की जा रही हैं वाया फैजाबाद अयोध्या होकर के, उनमें से कुछ गाड़ियों को हम लोग इस रूट पर डाइवर्ट जरूर करेंगे। और जैसे कि विभाग से कुछ सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ गाड़ियां हम लोगों को मिलेंगी, तो यदि मिलेंगी संचालित की जाएगी। इसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे भी होगा प्रयास किया जाएगा। लखनऊ जाने में कितना समय लगता है सामान्य से? इस समय वर्तमान में लगभग 7 घंटे का समय लगता है, क्योंकि कुछ जगहों पे सिंगल लेन है, 2 लेन है, कुछ जगहों पे काम चल रहा है 4 लेन का, तो 7 घंटे लगभग लग ही जाते हैं। 7 सवा 7 घंटे, 8 घंटे, 7.5 घंटे। कितने का अंतर पड़ेगा समय का? पूर्वांचल में चूंकि अभी टोल नहीं है, न पब्लिक अभी उस पर बहुत ज्यादा डाइवर्ट हुई है, तो मानी बात है कि उस पर जो है समय की बचत होगी। 4.5-5 घंटे में तो पब्लिक पहुंच ही जाएगी। किराए के लिए नोटिफिकेशन अभी जारी होगा तभी किराए की सूचना मिलेगी, क्योंकि किलोमीटर के आधार पर ही किराया निर्धारित किया जाता है निगम में। प्रति किलोमीटर के आधार पर होता है वो। जब किलोमीटर और नोटिफिकेशन इसी चीज़ का जारी होता है कि कितनी किलोमीटर है, उस पर क्या दर रहेगा, टोल का क्या रेट रहेगा, क्योंकि मार्ग पे टोल का भी किराया जो है इंक्लूड रहता है टिकट में। तो वो जब आ जाएगा तभी कुछ होगा। आधिकारिक तौर पर अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन रोडवेज की कुछ बसें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर जा रही हैं और बाकायदा बसों पर लिख करके यात्रियों को बताया जा रहा है कि आजमगढ़ से लखनऊ तक की बस सेवा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होगी। चालक, परिचालक और यात्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बसों के संचालन को लेकर उत्साहित हैं। घंटे की समय बचत हो रही है। पहले कितना घंटा लगता था? पहले 7 से 8 घंटे लगते थे, अब कितने लग रहे हैं? अब 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। किराए में कोई अंतर आया है? अभी किराए में रूट आज तय हुआ है, पहली तारीख है, आज से सर्वे हो गया है। आज से जो मानक मिलेगा उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। आजमगढ़ मऊ सीट पर 9 अप्रैल को होने वाले सदस्य विधान परिषद के चुनाव के लिए मतदान कार्मिकों को
प्रशिक्षण दिए जाने की शुरुआत हो गई है। नेहरू हॉल के सभागार में प्रशिक्षण के दौरान मौजूद रहे सीडीओ आनंद शुक्ला ने अधिकारियों व कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर कुलभूषण सिंह ने मतदान कार्मिकों को बैलेट बॉक्स खोलने और लॉक करने के तरीके समझाए। चुनाव हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारी प्रथम व द्वितीय मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। पीठासीन व मतदान अधिकारियों के दायित्वों की विस्तृत जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मतपेटिका संचालन का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए सीडीओ ने कहा कि मतदान में अधिकारी की किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार ही निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई जाए। किसी प्रकार की गलती बड़ी समस्या को जन्म देती है, इसलिए सत्य निष्ठा से चुनाव संपन्न कराया जाए। निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को मतदान के दौरान यह देख लेना चाहिए कि मत का अभिलेखन निर्धारित बैगनी रंग की स्याही वाले पेन से ही किया जाए। आजमगढ़ मऊ विधान परिषद क्षेत्र से मैदान में उतरे 5 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 5,951 मतदाता करेंगे। इसमें आजमगढ़ के 4,239 और मऊ जनपद के 1,712 मतदाता शामिल हैं। इस चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व सदस्यों के साथ सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य भाग लेंगे। मतदान के लिए आजमगढ़ में कुल 24 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 22 ब्लॉकों के अलावा मुबारकपुर नगरपालिका और आजमगढ़ नगरपालिका को भी मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं मऊ जनपद में इस चुनाव के तहत मतदान के लिए 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 9 मतदान केंद्र विकास खंडों पर बनाए गए हैं, जबकि 1 मतदान केंद्र नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन को बनाया गया। विधान परिषद चुनाव के पीठासीन अधिकारी, प्रधान मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी की ट्रेनिंग थी। नहीं, यहाँ पे जो पूरा निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार लोगों को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ट्रेनिंग दी गई। मिल जाएगी। मतदान की चीज बैलेट पेपर से मतदान। कितनी तारीख को होना था? 9 तारीख को मतदान होगा, 12 तारीख को मतगणना। कहाँ होगा? विकास खंड कार्यालय में और एक नगर पंचायत, 2 नगर पालिकाओं में हमारे मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आजमगढ़ मऊ दोनों जनपदों का एक जो है ये निर्वाचन क्षेत्र बना है। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। आईसीएसई के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। जिलाधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक अनुराग R के साथ गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ, बिंदा देवी इंटर कॉलेज आसिफपुर तथा महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल के स्ट्रांग रूम का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रखे गए प्रश्न पत्रों के लॉकर की जांच किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम के अंदर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की जांच की तथा उन्होंने केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि सीसीटीवी कैमरे हमेशा क्रियाशील रहें। कहा कि यदि सीसीटीवी कैमरे ऑफलाइन पाए गए तो केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने निर्देश दिया कि स्ट्रांग रूम में रखे गए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एवं शुचिता 24 घंटे सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे पुलिस की निगरानी में ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल परिसर में बाहर से आने व जाने वालों के लिए एक रजिस्टर बनाया जाए जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण अंकित किया जाए। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट भवन में स्थापित यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की निगरानी हेतु कंट्रोल रूम का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। डीएम ने प्रत्येक काउंटर पर स्थापित कंप्यूटर से अलग अलग स्कूलों के स्ट्रांग रूम का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम प्रभारी को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों के स्ट्रांग रूम में स्थापित सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक दिशा में क्रियाशील होना चाहिए। यदि स्कूल में बने स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कंट्रोल रूम में निरीक्षण के दौरान चंद्रावती देवी इंटर कॉलेज ठेकमा का सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील न पाए जाने पर संबंधित स्टैटिक मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजकर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कंट्रोल रूम के प्रभारी को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों में लगे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी 24 घंटे करते। बलिया में 3 पत्रकारों को नकल कराने और पेपर लीक की खबर लिखने पर जेल भेज दिया गया, जिसकी खबर सुनते ही पूर्वांचल में पत्रकारों और जन सरोकारी लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसी क्रम में पूर्वांचल के पत्रकारी हितों के लिए संघर्ष करने वाली अग्रणी संगठन जर्नलिस्ट क्लब ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और एक आपात बैठक आजमगढ़ स्थित कार्यालय में की गई। बैठक में बलिया के पत्रकारों के साथ हुए दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न और जेल भेजने की घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। बैठक में देश के वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य जयशंकर गुप्त ने दूरभाष पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि नकल माफिया और प्रशासन की कलई खोलने वाले पत्रकारों को इनाम देने की बजाय उन्हें जेल भेज दिया गया। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने का कुत्सित प्रयास है। पत्रकारों से कोई समाचार का स्रोत बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, वह चाहे न्यायालय ही क्यों न हो। समाचार का स्रोत न बताने पर जिन 3 पत्रकारों अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को जेल भेजा गया वह सच को दबाने का प्रयास है। बैठक में 3 प्रमुख प्रस्ताव रखे गए। इस मुद्दे को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंचाया जाए। जेल में बंद पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर घटना की सच्चाई जानते हुए रिपोर्ट तैयार करे तथा पूरे मुद्दे को कमिश्नर आजमगढ़ के माध्यम से राज्यपाल तक पहुंचाया जाए। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष पंडित आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि यह पत्रकारों के विरुद्ध एक साजिश है। जर्नलिस्ट क्लब पत्रकारों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम पत्रकारों की लड़ाई को प्रेस काउंसिल तक ले जाएंगे। यह घटना आजमगढ़ मंडल के बलिया जिले के पत्रकारों के साथ हुई है। हम हर स्तर पर अपनी आवाज को मुखर करेंगे। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार दत्ता, पत्रकार विनोद सिंह, वेद प्रकाश सिंह लल्ला, अरविंद सिंह, रमाकांत पांडे, राजीव श्रीवास्तव, डीसी श्रीवास्तव तथा क्लब के मंत्री राम सिंह गुड्डू आदि लोगों ने भी संबोधित किया। पत्रकारी दल में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी, अरविंद सिंह, एसके दत्ता, विनोद सिंह, राजीव श्रीवास्तव तथा वेद प्रकाश लल्ला को रखा गया, जो घटना की जांच करेंगे और जेल में निरुद्ध पत्रकारों से मिलेंगे। इस अवसर पर सौरभ उपाध्याय, प्रशांत राय, राजीव रंजन, आदित्य, देवेंद्र मिश्र, राजेश पाठक, चमन अस्थाना, प्रमोद यादव, विनीत सिंह, महेंद्र सिंह, शरद गुप्ता आदि मौजूद रहे। आकस्मिक बैठक हुई है और ये बलिया का प्रकरण है, चूंकि ये आजमगढ़ मंडल मुख्यालय है और हमारे 3 पत्रकार मित्रों के ऊपर अनावश्यक रूप से प्रशासन ने दबाव बनाते हुए उनको जेल भेजने का काम कर दिया है। तो लिहाजा इस बात को संज्ञान में लेते हुए आज ये बैठक आहूत की गई है और इसमें 3 प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए हैं। पहला तो ये है कि जेल में बंद हमारे निरुद्ध 3 पत्रकार मित्रों से जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से 5 पत्रकार वरिष्ठ साथी जाएंगे और मिलेंगे। पूरी घटना का संज्ञान जो है वो पता करते हुए तथ्यों को, उसके बाद आज ही मंडलायुक्त आजमगढ़ यानी कि कमिश्नर आजमगढ़ और हमारे एक पत्रकार साथी ने डीआईजी आजमगढ़ से भी मुलाकात की है और कहा है कि कल जो है इस बाबत एक विस्तृत ज्ञापन गवर्नर को संबोधित हम कमिश्नर आजमगढ़ को देंगे और उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और एसटीएफ किसी भी तरीके से किसी ऐसे लोगों को गुनाहगार न बना सके। पर्चा लीक होने का ये प्रकरण है अंग्रेजी का, कि उसमें कोई बेगुनाह व्यक्ति फंसे। दरअसल पत्रकार साथियों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने उसको डीएम बलिया और डीआईओएस को पर्चा भेजा ये पुष्ट करने के लिए साहब ये बताइए कि आप ये क्या पर्चा लीक हुआ है। तो डीएम ने और कोई कार्रवाई न करते हुए उन्हीं 3 पत्रकार मित्रों को उसमें निरुद्ध कर दिया और ये कह आखिर उनको अगर इस पर्चे की पूरी जानकारी हो गई थी
तो फिर अगर उनको आगे इसको बेचना होता, कुछ करना होता, तो वो और किसी को भेजते, फिर वो DIOS और DM को क्यों भेजते? ये बड़ा सवाल है इस बात का। तो DM ने सोचा कि बस किसी 3 पत्रकारों को जो है मास्टर माइंड बना करके पेश कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। कमिश्नर आजमगढ़ को हम लोग बाकायदा एक ज्ञापन देंगे और उसके भी आगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मंडल मुख्यालय होने के नाते यहाँ कमिश्नरेट पर हम लोग आगे की और भी रणनीति तय करेंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि सच को वो सामने लाए। सूत्र पत्रकार नहीं बताता है, पत्रकार नहीं बताएगा, ये एक अंतिम सूत्र वाक्य है। ये समझ लेना चाहिए प्रशासन को और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो पत्रकारों की गरिमा के खिलाफ। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ शहर के रोडवेज स्थित एक होटल में IMA के पदाधिकारियों ने राजस्थान के दौसा जिले की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के पूर्व चिकित्सकों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। IMA के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सक सदैव मरीज के जीवन को बचाने में अपना बेस्ट करते हैं। समाज को चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए। यह घटना बहुत ही दुखद है और समाज ने एक होनहार चिकित्सिका को सदा के लिए खो दिया है। चिकित्सा इतिहास के पन्नों में यह काले दिवस के रूप में दर्ज हो गया है। सचिव डॉक्टर CK त्यागी ने कहा कि चिकित्सक के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समाज की भी यही जिम्मेदारी है कि वह चिकित्सकों की भावनाओं को समझें। जो कार्य चिकित्सक करते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। राजस्थान में दौसा एक जिला है जहां पे डॉक्टर अर्चना शर्मा ऑब्स्टेट्रिक्स की प्रैक्टिस करती थी। तो इनके पास एक पेशेंट आया जिसके 3 डिलीवरीज हो चुकी थी, ये चौथा डिलीवरी होनी थी। तो उस दौरान इनको जब डिलीवरी हो गई तो उसके बाद इनको PPH होने लगा। PPH कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का होता है कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को हम लोग PPH बोलते हैं। तो वो होने लगी, तो उसके बाद इनको ये रेफ़र करने की जो स्थिति थी वो तो नहीं बन पाई और इसको रेफ़र करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि वो फिर पेशेंट वाकई मर जाती है। तो इन सारे डॉक्टर्स ने, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा कर के उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं बच पाई। उसके बाद पेशेंट को जो उनके परिजन थे उनकी रिक्वेस्ट पे उनके गांव भेजा गया और उसके बाद फिर पता नहीं किन लोकल लीडर्स के दबाव में आ करके वो पेशेंट को वापस हॉस्पिटल में लेकर के आए और सड़क पे रख कर के चक्का जाम करने लगे और उन्होंने फिर पुलिस और प्रशासन से अपनी कंप्लेंट कही और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो डॉक्टर थी उनके खिलाफ जो कहा जा रहा है कि 302 की धारा लगाई गई। और उसके बाद फिर जब उन्होंने उसको नेक्स्ट डे अखबारों में पढ़ा तो उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया। बाकी चीज़ें डॉक्टर शिप्रा सिंह। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? हम लोग तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है वो और उसके बाद जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी में दोनों तरह की, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर सेक्शन हो, दोनों के बाद
ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 95% में तो केसेस में डिलीवरी के बाद या सीजर के बाद यूट्रस कॉन्टैक्ट कर जाता है और ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ में ये घातक बन जाती है और इतनी घातक बन जाती है कि हमारी जो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की एक प्रोफेसर थी, उनकी खुद की डेथ हो गई थी। उनको भी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स नहीं बचा पाए थे। तो यही हम बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो तो पेशेंट को बचाना चाहता है और मैक्सिमम वो कोशिश करता है, तो लेकिन कभी कभी अब अपरिहार्य कारण हो जाते हैं कि वो नहीं बच पाता है, तो इसमें हत्या तो नहीं बनती है। हत्या क्या बनना है? कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। हाँ हाँ, इससे कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी जी नहीं तो एसोसिएशन क्या कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो 302 की धारा लगाई गई थी वो नहीं लगानी चाहिए थी। और इस तरह से देखिए दो बातें हैं इसमें। खाली एक जगह नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है कि कुछ भी हॉस्पिटल पे हो जाता है तो हॉस्पिटल गिल्टी। रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, मर गया जाके अस्पताल में, अस्पताल की गलती। जी मैं ये कहना, रोड के गड्ढे गलती नहीं है, अस्पताल में जाके मर गया वो गलती। तो मतलब आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, यही मतलब? यस एब्सोल्युटली। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी खबरें आती हैं कि चिकित्सक की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। ऐसी एक तरफा खबरों को प्रसारित करने से परहेज करना चाहिए। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुस्ती सिंह ने कहा कि मुझे उस समाज पर शर्म आती है जो चिकित्सा लापरवाही और गंभीर जटिलता के बीच अंतर को समझने में विफल रहता है। जब भी चिकित्सा प्रक्रिया के बाद में कोई जटिलता होती है तो चिकित्सक पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, उसे मानसिक रूप से परेशान करते हैं। यह बहुत गलत है। डॉक्टर शिप्रा सिंह ने कहा कि आत्महत्या के पूर्व सुसाइड नोट में मृत चिकित्सिका ने लिखा कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। कृपया निर्दोष डॉक्टरों को परेशान न करें। आप सोच सकते हैं कि वह किस मानसिक दशा में रही होंगी। समाज है, सब लोग को ये पता होना चाहिए। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं किसी भी पेशेंट को। और आजकल ये जो प्रॉब्लम्स इतनी आ रही है ना कि धाराएं लगा दे रहे हैं हम लोगों के ऊपर, या पॉलिटिशियंस बहुत हैरेस कर रहे हैं, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं। बहुत सीरियस पेशेंट होता है और उसको हैंडल से ही हम लोग डरते हैं कि हमने हैंडल किया, पूरी कोशिश करी, और अगर केस में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो और कुछ हो जाए, अच्छा मतलब होने का मतलब कि उसकी डेथ हो जाए, तो हमारी बिल्कुल इतनी लाइफ उस दिन 2 दिन 3 दिन इतने हैरेस्ड हो जाते हैं हम लोग कि पर्सनल लाइफ हम लोग की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो आजकल ये समाज को समझना पड़ेगा। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रेफ़र कर देते हैं, डॉक्टर्स डर के मारे रेफ़र कर देते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोग संभाल सकते हैं, पर जरा सा भी हमें लगता है कि जैसे कि पेशेंट की अटेंडेंस बहुत उग्र है या हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन छेक रहा है और कह रहे नहीं हो जाएगा, सब डिलीवरी हो जाएगी, ब्लड भी नहीं लेकर के आएंगे, तो ऐसे केसेस हम लोग बचा भी सकते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, आप हायर सेंटर लेके जाइए, और हायर सेंटर्स इतने दूर होते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, रोड की भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आधे पेशेंट तो ऐसे ही मर जाते हैं। हम लोग जानते हुए भी डर के कारण, जो समाज में इतना है ना जनता की डॉक्टर्स लूट रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं लूटते हैं। हम अच्छे डॉक्टर्स, हमको नहीं लगता कि कोई लूटपाट करते हैं। अब आप कोएक्स के पास जाएंगे तो वो क्या कर रहे हैं वो हम लोग नहीं जानते, पर डॉक्टर्स, डिग्री होल्डर्स कभी कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करता है। आप इतना रिस्क लेके काम करती हैं, तो क्या प्रशासन के सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं कि कोई भी एफआईआर डॉक्टर के खिलाफ, जब तक एक मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है, कोई की भी जो भी फैमिली को प्रॉब्लम होती है कि हमारे डॉक्टर ने कुछ गलत किया, तो उसके कारण आप कंप्लेन करिए। उसके बाद एक बोर्ड गठित होता है, मेडिकल बोर्ड। जब वो पाता है कि हाँ ये डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया, ये डॉक्टर ने ढंग से काम नहीं किया या कुछ गलती करता है, तब कोई कंप्लेन होती है कि एफआईआर होगी या क्या होगी। पहले तो कोई भी पुलिस एफआईआर कर ही नहीं सकती हम लोग के ऊपर। हम लोग कोई मारते थोड़ी ना है पेशेंट को, ना तो अटेम्प्ट करते हैं मारने का, ना मार सकते, ना सोच सकते हैं हम। आपकी मांग यही है कि मेडिकल बोर्ड जब जांच करके अगर कोई दोषी पाता है तभी, और ये पूरे समाज को पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स को प्लीज़ ऐसे मत सोचिए कि इनके ऊपर एफआईआर कर दें। और पुलिस, अगर जनता अगर कोई भी फैमिली है और वो अगर प्रेशराइज भी कर रही है, तो पुलिस प्लस पॉलिटिशियंस प्लस मीडिया लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ उनको बताइए कि पहले मेडिकल बोर्ड गठित होगा, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो हम तैयार हैं एफआईआर के लिए, लेकिन उसके पहले हमें हैरेस नहीं करें या किसी भी डॉक्टर को हैरेस ना करें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं हमारा पेशेंट बच जाए। यहाँ तक कि हम लोग रात दिन सोचते रहते हैं पेशेंट्स के बारे में कि अच्छा वो पेशेंट यहाँ है, उसका ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, उसका बीपी नहीं जा रहा है, और जो भी है, तो इतना हम लोग अपने बच्चों के बारे में इतना नहीं सोचते जितना पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमको बना दिया गया है।
जो घटना हुई इसके लिए क्या? मैं तो यही कहूँगी कि डॉक्टर अर्चना को अब जो भी कंडीशंस उनके साथ कितना प्रेशर पे फील हुई, उनको सुसाइड तो नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा बोल्डली वो देखती, थोड़ा सा हो सकता था चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली उनके बच्चे और उनकी फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये तो एक स्टेप नहीं लेना चाहिए, और समाज को, पुलिस को, मीडिया के लोगों को और पॉलिटिशियंस खासकर उनको देखना चाहिए कि जो हमें बचाता है कम से कम उसको इतना हैरेस मत करो कि कोई सुसाइड कर ले। अर्चना की जो मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने सुसाइड नहीं कमिट किया है। डॉक्टर अर्चना की हत्या हुई है, और ये हत्या जो है उन लोगों ने की है जिन लोगों ने, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, अब उनका नाम अलग से नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उनको फोर्स करके अपनी सुसाइड कमिट करने के लिए फोर्स किया है। क्योंकि डॉक्टर अर्चना ने जो कार्य किया, उन्होंने अपने पेशेंट को देखा भली भांति, वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया जैसे कि ज़्यादातर सब डॉक्टर्स करते हैं। इसमें कोई जो जिस कारण से उस मरीज़ की डेथ हुई वो पोस्टमार्टम हैमरेज था, और पोस्टमार्टम हैमरेज जो है, ये डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं, ये WHO की स्टडीज़ हैं कि पोस्टमार्टम हैमरेज जो है वो सबसे कॉमन कारण है मैटरनल डेथ्स का। WHO कहता है कि 1,25,000 औरतें हर साल पोस्टमार्टम हैमरेज से मरती हैं, और मैटरनल मॉर्टेलिटी जो होती है वो कई कारणों से होती है, इन्फेक्शन से, इन सब से, एक्लेम्शिया से, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है पोस्टमार्टम हैमरेज है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कोई भी महिला जिसमें कि प्लेसेंटा नीचे हो, या उसका हीमोग्लोबिन कम हो, या उसका सेकेंड थर्ड सीज़र हो, उसकी जान इस बीमारी से जा सकती है। लेकिन डॉक्टर हमेशा अपनी भरपूर कोशिश करता है मरीज़ को बचाने की। तो डॉक्टर को कभी भी, इतने लोगों ने डॉक्टर अर्चना को प्रताड़ित कर दिया, उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने पहली डिलीवरी भी उस महिला की कराई थी, और इनफैक्ट वो महिला की जान भी गई, ये बहुत ही दुखदाई बात है। लेकिन ये समाज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि वो महिला सिर्फ 23 साल की थी, और उस 23 साल की महिला का ये चौथा बच्चा था। इमेजिन करिए, सीजर्स 2 हो गए, तो उसके पास 3 लड़कियां थीं, तो उसको समाज से, हर जगह से ये उसके पीछे प्रताड़ना उसकी भी हो रही होगी कि भाई और बच्चे चाहिए। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर कुंवर सिंह के वंशज को पुलिस द्वारा पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित महाराणा प्रताप सेना के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हित में बेहतर कदम उठाने की मांग की गई। सौंपे गए ज्ञापन में सेना प्रमुख विजय सिंह ने कहा कि बिहार प्रांत के आरा जिला के दल्लीपुर जगदीशपुर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के किले में सुरक्षा में तैनात CCIT जवानों द्वारा उन्हीं के वंशज प्रपौत्र रोहित सिंह उर्फ बबलू सिंह की बर्बरता पूर्वक पीट कर हत्या कर दिया गया। यह घटना बर्दाश्त के बाहर है। उक्त घटना की निष्पक्ष जांच कराकर सुरक्षा के नाम पर तैनात भक्षक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो महाराणा प्रताप सेना सहित कई संगठन न्याय के लिए जगदीशपुर रवाना होंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर कुंवर सिंह, जिनके नाम पर आजमगढ़ में उद्यान भी है, उनके प्रपौत्र की पुलिस द्वारा उन्हीं के किले में हत्या कर दी गई और यह बर्बरतापूर्ण कार्य और दुस्साहसिक कार्य के लिए उनको दंड मिले। हम न्याय के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित पत्र
माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने इस आशय और विश्वास के साथ दिया है कि यह पत्र राष्ट्रपति महोदय को पहुँचे और राष्ट्रपति महोदय इसका संज्ञान लें और सही और गलत का निर्णय करते हुए उनको सुसंगत धाराओं में दंड मिले। न्याय के हित के लिए हम यहाँ आए हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरे विश्व हिंदू परिषद और तमाम भी जितने भी संगठन हैं महाराणा प्रताप सेना सहित, हम लोग उस किले के लिए प्रस्थान करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के दीनानाथ सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों के साथ ऐसी घटना घटित होना व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा बर्ताव करने का अधिकार इन्हें किसने दिया। आज भी शहीद चंद्रशेखर आजाद की मां को जीविकोपार्जन हेतु भिक्षा मांगना पड़ा। वहीं शहीद भगत सिंह के सहयोगी क्रांतिकारी को दवा कराने का पैसा एवं बस चलने तक की अनुमति नहीं मिल सकी। शहीद ठाकुर रोशन सिंह की बहू दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करने को बाध्य है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का परिवार दुर्दिन और गुमनामी झेल रहा है। परमवीर चक्र विजेता यदुनाथ सिंह का परिवार जीविकोपार्जन हेतु जूझ रहा है। ऐसे दर्जनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिवारों की दुर्दशा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीर कुंवर सिंह जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उस क्रांति के महानायक और उनके वंशज की बर्बरता से पीटकर हत्या प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा निंदनीय कार्य है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के साथ ऐसा कृत्य क्षम्य नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि सुसंगत धाराओं में उचित कार्रवाई की जाए। ये हम लोगों की मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू समाज, भारतीय जो भी लोग हैं, वो उस किले की तरफ कूच करने का कार्य करेंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में मंचोभा गांव में एक ट्यूबवेल के पास पेड़ से युवक की लटकती लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो भारी भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची शिनाख्त के प्रयास में जुटी रही। हालांकि कई घंटे के प्रयास के बाद भी शिनाख्त में सफलता नहीं मिल सकी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक पहनावे से मजदूर लग रहा था। हालांकि जिस प्रकार से शव लटका था उसको लेकर भी चर्चा थी कि यह आत्महत्या है कि हत्या। शिनाख्त नहीं होने पर यह कयास लग रहा था कि बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था। यह भी संभावना थी कि कहीं और से शव को लेकर लटकाया गया था। यहाँ जैसे पहले से जो शव लटका हुआ था, जैसे ये 6 लाइन के बगल में यहाँ पर गढ़ई है, यहीं पर पहले से लटका हुआ। पहचान हो सकी कैसे? नहीं पहचान, इधर 4-5 गांव कोई भी पहचान नहीं। तो आप लोग अपने स्तर से लगे हैं? हाँ, सभी लोग आए हैं, हर गांव के आए हैं लोग। क्या लग रहा है आपको कि खुदकुशी है या? नहीं, मारा गया है। 2 डबल गमछा है इनके पास। अच्छा। हाँ, चप्पल भी पहने हुए हैं। अगर फांसी लगाए होते तो छटपिटा कर जरूर चप्पल निकल जाता।